बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। नया साल, नई उम्मीदें, नए अवसर, हर किसी को इंतजार है साल 2025 का। और ऐसे में हर किसी ने अपने टारगेट्स भी सेट कर लिए हैं कि उन्हें नए साल पर क्या कुछ करना है। लेकिन इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए, इन्हें अचीव करने के लिए सभी के मन में कोई ना कोई सवाल जरूर है। ये सवाल है देश की रणनीति से जुड़े हुए, देश की राजनीति से जुड़े हुए। इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है हमने सिर्फ आपके लिए। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हमारे खास मेहमान, विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अजय भामी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नया साल शुरू होने जा रहा है और 2025 को लेकर काफी कुछ उम्मीदें हैं। सभी को 2025 से बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे में देश के लिए ये नया साल कैसा रहने वाला है? देखिए, देश की कुंडली से बात करते हैं। जो देश की हमारी कुंडली है ये है 15 अगस्त 1947 की, और ये वृष लगन की कुंडली है, टॉरस लगन की। और लग्न में राहु है, सेकंड हाउस में मार्स है, तृतीय में 5 ग्रह हैं, सूर्य है, शनि है, शुक्र है, बुध है और चंद्रमा है। और छठे में गुरु है, सप्तम में केतु है। तो ये कुंडली है, ये कुंडली बहुत सशक्त कुंडली है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ऐसा बोलते हैं कि हम एक सुई भी नहीं बनाते थे। तो वहाँ से हम इन 75-76 सालों में वहाँ से यहाँ तक चल कर आए हैं और देश ने इतनी तरक्की की है। हालांकि तरक्की कितनी भी की जाए अब लगता है कम है, लेकिन अगर हम उस स्थिति को देखें तो वहाँ से बहुत आगे आए हैं। तो ये कुंडली बहुत मजबूत कुंडली है, क्योंकि स्थिर लगन है। और स्थिर लगन जब होता है तो वहाँ पर समय तो लगता है, लेकिन जो प्रोग्रेस होती है सॉलिड होती है, और फिर वहाँ से आदमी पीछे नहीं आता। तो जैसे जैसे वर्ष गुजरे हैं, देश बढ़ा है तो बढ़ता ही आगे चला गया है। और पिछले 10-12 साल में तो देश ने और भी तरक्की की है। बिल्कुल, आपने कहा कि काफ़ी मजबूत कुंडली है देश की और काफ़ी कुछ तरक्की जो है समय के साथ भारत ने की है। लेकिन क्या 2025 में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में जाता हुआ नजर आएगा? देखिए, देश की कुंडली में जो दशा चलती है पिछले 10 साल से, वो चल रही है 2015 से। चंद्रमा की दशा चलती है और चंद्रमा यहाँ पर तृतीय भाव में बैठा हुआ है और 4 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है मिलकर। तो यह मिलके एक योग बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रवज्र राजयोग। ये बड़ा सशक्त राजयोग होता है। तो तीसरा घर जो होता है पराक्रम का होता है। तो भारतवर्ष अपने पराक्रम से, अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से, अपने लोगों की क्षमता से, क्योंकि हमारे यहाँ 70% से ज़्यादा लोग तो जवान लोग हैं, यंग पीपल, वी आर यंग कंट्री। तो यहाँ के जो यंग लोग हैं वो, और चंद्रमा की दशा में हमने देखा है कि देश में काफ़ी तरक्की हुई है। नई सरकार भी आई है 10-12 साल से, उस सरकार ने भी काफ़ी अच्छा किया है और देश का एक मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। और यह स्थिति कंटिन्यू कर रही है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा का कई चीज़ों से संबंध होता है और चंद्रमा का संबंध धन से भी होता है। तो धन की स्थिति में बदलाव आ रहा है और मेरे को लगता है जो बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा वो सितंबर से शुरू होगा। सितंबर 2025 से वहाँ पर मंगल की दशा शुरू होगी अगले 7 वर्ष के लिए। और मंगल यहाँ पर सेकंड भाव में बैठा हुआ है। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था की, हाँ, तो 7 वर्ष के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मंगल जो है सेकंड भाव में बैठा हुआ है। सेकंड भाव होता है धन का भाव। तो हम ये चूँकि देश की कुंडली देखते हैं तो देश में धन की वृद्धि होगी। तो जो हमारा टारगेट है कि मोदी जी बोलते हैं कि हम 5 मिलियन के ट्रिलियन की व्यवस्था हो जाएंगे, तो मेरे को लगता है ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण डायलॉग नहीं है और ये अचीव किया जा सकता है। और ये इसके सारी अचीवमेंट जो है मंगल की दशा में अचीव होने की पूरी संभावना है। इस साल में तो नहीं होगा 2025 में, लेकिन हाँ उस दिशा में हम आगे बढ़ते जाएंगे। उस दिशा में, अर्थव्यवस्था की दिशा में, और जो टारगेट रखा गया है उसकी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम अचीव कर लेंगे। तो कोई खास बात नहीं होगी, कोई खास बात नहीं होगी। ये नॉर्मल है, होना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल जो है वो गुरु से दृष्ट भी है। तो ये इंडिकेट करता है कि धन की स्थिति न केवल देश की बल्कि देश के हर नागरिक की, उसकी जो इनकम है उसमें वृद्धि होना चाहिए। जब तक देश के हर नागरिक की वृद्धि नहीं होगी इनकम में, जो सबकी जनरल इनकम नहीं बढ़ेगी, तब तक देश की इनकम भी नहीं बढ़ेगी। तो जनरल इनकम बढ़ना बहुत आवश्यक है। आम आदमी की इनकम बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी की इनकम से ही देश की इनकम बढ़ती है, क्योंकि जब उसके जेब में पैसा होता है तो वो खर्च करता है। वो खर्च करता है तो देश के लिए ही
देश के लोगों के लिए ही उपयोग होता है। बिल्कुल, और इसलिए मैंने कहा भी कि अपने टारगेट्स जो लोगों ने 2025 के लिए रखे हैं उनको अचीव करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, तभी जाकर लोगों के टारगेट्स भी जो है वो पूरे हो पाएंगे। करेक्ट। तो इसी के साथ सर अगर बात कर ली जाए देश की राजनीति को लेकर, इस वक्त 2024 की अगर हम बात करें तो देश की राजनीति में काफ़ी कुछ बदलाव देखा गया, काफ़ी उथल पुथल भी जो है वो देखी गई। अगर जो अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए तो ऐसे में 2025 को लेकर देश की राजनीति 2025 में कैसे रहने वाली है? 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें थोड़ा मिक्स इलेक्शन हुआ, मतलब मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए। तो चूँकि इनकी जो कुंडली में जो है मंगल की दशा थी, मंगल की दशा में शनि का अंतर था जब लोकसभा के इलेक्शन हुआ, तो उन दोनों में उतनी मित्रता नहीं है जितना कि होना चाहिए। इस कारण से बीजेपी को उतना बहुमत नहीं मिला जिसके इनको उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार बनती है। बाकी जितने इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे हरियाणा के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों और भी जगह में, तो बीजेपी अच्छा कर रही है। तो मेरे को लगता है कि जो एक नेशनल लेवल पे स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी और उस तरह से कोई दिक्कत इस सरकार को आने वाली नहीं है। कोई दिक्कत 2025 में देखने को नहीं मिलेगी? बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली में वापसी करेंगे या फिर मुश्किलें जो 2024 में उनके लिए देखी गई, कानूनी पेंच में जिस तरीके से वो फंसे नजर आए, तो उसको लेकर क्या कुछ 2025 कहता है? आम आदमी कुंडली है और अरविंद केजरीवाल की कुंडली है। इनकी कुंडली में खास बात क्या है कि इनकी जो कुंडली है सिंह लगन कुंडली है और अभी इनको शनि की महादशा है और शनि इनका नीच राशि में है, नवम भाव में, और नवांश में भी नीच का है। तो जब शनि इस कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, अब इसकी दशा है, नीच का है, तो आपने देखा होगा कि केजरीवाल कुछ भी कह जाते हैं, वो कुछ भी कह जाते हैं, किसी को इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, फिर उससे माफ़ी भी मांग लेते हैं। वो जब आप कुछ भी कह देते हैं फिर उसे रिट्रीट करते हैं, उसी से माफ़ी मांगते हैं या पीछे हटते हैं, तो एक आपकी इमेज बहुत अच्छी नहीं बनती। तो शनि की महादशा में सिंह लगन की कुंडली है इनकी, तो मेरे को नहीं लगता कि इनके लिए जिस तरह के 2-3 इलेक्शन इनके बड़े आसान थे और ये इतनी बम्पर मेजॉरिटी से जीते थे, इस बार इनको शायद जीतना भी मुश्किल हो जाए। तो इस बार जीत मिलनी मुश्किल है। हाँ, इनको केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को। और इनकी जो कुंडली है उसमें भी देखते हैं हम जब देखते हैं तो उसमें भी इनका मकर लग्न है और वहाँ पर शुक्र में शनि की अंतर्दशा है, और शुक्र में जब शनि हो या शनि में शुक्र हो तो वो पीरियड बहुत अच्छा नहीं होता। हालांकि मकर लगन के लिए दोनों बहुत अच्छे ग्रह हैं, लेकिन उन दोनों का आपस में समन्वय नहीं होता। शुक्र चाहता है कि मेरे को ये पार्टी बोलेगी कि बहुत सारी सुविधाएं देने वाली हूँ। ना देखिए, ना तो मैं बीजेपी से हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना मैं आप से हूँ, मैं ज्योतिष से हूँ। मेरी पार्टी पूछे तो ज्योतिष है। मैं बिल्कुल निष्पक्ष एनालिसिस करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मेरे को लगता है शनि और जो शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, शुक्र शनि का, वो अच्छा नहीं है। इनकी कुंडली में शनि की जो महादशा है वो अच्छी नहीं है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये जितनी आसानी से जीतते आ रहे हैं ये जीतते रहेंगे। अगर ये हार जाएंगे तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। हारेंगे तो कोई हैरानी की बात मुझे हैरानी बिल्कुल नहीं होगी। 2025 भी अरविंद केजरीवाल के लिए बेहतर नहीं रहने वाला है। उनका बेहतर नहीं है क्योंकि इनका काफ़ी रुतबा रहा है पिछले 10-12 साल से। बिल्कुल 2-3 बार तीन बार जीते हैं शायद। ये पहली बार तो कम जीते थे, लेकिन दोनों बार तो बिल्कुल ऐसी बम्पर जीत तो देखी नहीं किसी की। उनके लिए दिल्ली में जीत काफ़ी आसान लगती नजर आई हमेशा, लेकिन इस बार ऐसा मुझे नहीं लगता। तो 2025 मुश्किल भरा रहेगा। मेरे को लगता है उनके लिए मुश्किल है। हम राजनीति की बात कर रहे हैं सर और राजनेताओं की भी हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानने के लिए 2025 उनके लिए कैसा रहने वाला है। इनकी जो कुंडली है, इनकी कुंडली बड़ी सशक्त कुंडली है मोदी जी की। और इस कुंडली की जो खास बात यह है कि इस कुंडली में एक 2, 3, 4, 5 योग है, राजयोग जिसको हम बोलते हैं। पहला तो रुचक पंच महापुरुष राजयोग है जो मंगल लग्न में बैठा हुआ है, तो ये अपने आप में अकेला ही बहुत होता है। और उसके ऊपर जो चंद्रमा और गुरु के बीच में गज केसरी राजयोग भी है, और भी बहुत सारे कई योग हैं। और इनको जब चंद्रमा की दशा चली हुई
2011 से लेकर 2021-22 तक, तो उसमें इनका विकास हुआ और ये पीएम बने और पूरे दौरान में अक्षुण्ण रहे। और अभी जो वर्तमान में मंगल की महादशा इनको चल रही है, मंगल में शनि था जब 2024 में इसका इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो उन दोनों में कनेक्शन नहीं था अच्छा। इस कारण से सरकार तो बनी लेकिन अपनी दम पे नहीं बनी, सपोर्ट से बनी, लेकिन सरकार तो बनी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा है अभी इनको अभी मार्च में वो शुरू हो जाएगा, बुध की अंतर्दशा होगी मंगल की महादशा में, तो यह जो दशा है अच्छा है, इनका विदेश में रुतबा बढ़ेगा और मेरे को लगता है कि ये बहुत सारे कॉरपोरेट्स को विदेश से इंडिया में लाने में सफल होंगे और वो आकर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो चूँकि इन्वेस्ट कोई भी बाहर का कंट्री तभी करता है जब देश में स्टेबिलिटी हो, तो स्टेबिलिटी देश में है ही और ये उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे को लगता है इनकी जो ख्याति ऑलरेडी विदेश में है वो काफ़ी बढ़ने वाली है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में करने वाले हैं। तो इनका रुतबा बढ़ेगा, इनका सम्मान बढ़ेगा और इनके सम्मान बढ़ने से देश का सम्मान बढ़ेगा। तो दुनिया में पीएम मोदी की छवि और भी ज़्यादा मजबूत होगी समय के साथ। बिल्कुल मजबूत 2025 होगी इस दिशा में दिखा रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर चूँकि है थोड़ा सा अष्टम का भी भाव है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का कोई थोड़ी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी कुल मिला के तो कुंडली बहुत अच्छी है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर भी, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने साल 2024 में शुरुआत कर दी है, अब वो सामने आई हैं और इसी के साथ संसद में उन्होंने कदम रखा, अपनी स्पीच भी दी। हमेशा ही प्रियंका गांधी के अंदर जो है इंदिरा गांधी की छवि देखी जाती है। काफी उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को अब प्रियंका गांधी से है कि अब पार्टी को एक बार फिर से प्रियंका गांधी ही दोबारा से उभार सकती हैं और उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी की जो कुंडली है मेरे पास में ये है तुला लगन की कुंडली है और लग्न में गुरु है, सप्तम में शनि है। कुंडली अच्छी है और इन्होंने अच्छा राइज भी किया है पिछले 1-2 साल में। लेकिन वर्तमान में जो इन्हें है राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और शनि यहाँ पर नीच राशि में है, लग्न में, नमाज में तो ठीक है, नीच राशि में है। तो क्या है कि यहाँ पर आप आगे तो बढ़ते हैं लेकिन आगे बढ़कर बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। आप ग्रोथ तो करते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो गए, वहाँ जाना है आपको इस छत को फाड़ के जाना है। तो छत नहीं फाड़ते, आप यहाँ इसी में मंडराते रहते हैं। ये एक मुश्किल है। दूसरी मुश्किल क्या है कि इनका जो लग्नेश है शुक्र, लग्न कुंडली भी बहुत अच्छा है, 10वें भाव में है, सज्जन है, सुशील हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन नमाज में जाकर ये नीच का हो जाता है। जब लग्नेश नमाज में जाकर नीच का हो जाए और आप बहुत बिना मैनिपुलेशन के राजनीति करें तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। और अगर ये मैनिपुलेटिव हो जाएं तो इनको सफलता मिल सकती है। ये मैनिपुलेटिव होंगे नहीं, जिस तरह का इनका चरित्र है तो उससे नहीं लगता है कि मैनिपुलेटिव होंगे। पॉलिटिक्स में का एक गुण है कि आदमी को, पॉलिटिशियन को मैनिपुलेटिव होना चाहिए। तो ये बहुत सपाट है ना, जो है सो है, बिल्कुल साफ हाँ जैसे हैं। तो इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इनको आगे बढ़ना होगा तो इनको भी थोड़ा सा जो राजनीतिक जो बोलते हैं, उस्तादी बोलते हैं, जो बोलिए आप, जो बोलिए जो भी होती हैं चीज़ें, उनका नाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है टेलीविज़न पे, लेकिन उस्तादी करनी पड़ेगी, चालबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति में तो होता ही है। चाणक्य ने बोला चाणक्य की नीति है कि साम दाम दंड भेद, तो साम दाम दंड भेद नहीं लगाते, इसलिए इनको उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी कि ये इनके हकदार हैं। और ये कुंडली बोलती है जब तक साम दाम दंड भेद नहीं लगाया जाएगा तो ये इस कुंडली से विशेष उपलब्धि नहीं होगी। तो इनको अब इस दिशा में काम करना चाहिए। अगर ये वाकई अपने कांग्रेस पार्टी को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं तो इनको साम दाम दंड भेद, जो चाणक्य की बहुत पुरानी नीति है, उसको लगाएं तो बात बने, वरना जैसा चलता है वैसा चलता रहेगा। अब आपने बोला प्रियंका गांधी की कुंडली, प्रियंका गांधी की जो कुंडली है मिथुन लगन की कुंडली है और उसके सप्तम भाव में बहुत अच्छे ग्रह हैं, वहाँ सूर्य भी है, बुध भी है। तो सूर्य की उनको दशा है, सूर्य उनका तृतीय भाव, तृतीय से मतलब थर्ड हाउस का स्वामी है। थर्ड हाउस जो होता है पराक्रम का भाव होता है।
तो उनसे उनका पराक्रम तो पहले भी देखने को मिलता था। जैसे जैसे दशा बढ़ेगी, अब तो वो पार्लियामेंट्री भी हो गई, तो आप देखेंगे अगले 4-5 साल में उनका परचम बढ़ेगा और उनसे ही पार्टी आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी बैक सीट पे आना पड़ेगा उनको, या तो उनको ये सारे प्रपंच सीखने पड़ेंगे, वरना उनको सीधा सीधा प्रियंका गांधी को आगे कर देना चाहिए अगर ये कांग्रेस का भला चाहते हैं, वरना कांग्रेस का विशेष भला मेरे को नहीं दिखता। तो यानी कि प्रियंका गांधी से जो उम्मीदें जताई जा रही हैं उनकी दिशा में वो आगे बढ़ते नजर आएंगे, और उम्मीदें कहीं ना कहीं तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनकी वो उम्मीदें जो हैं वो पूरी कर पाएंगे। इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं उनमें? हाँ, छवि तक तो ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी थी। उस इंदिरा गांधी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उनका अलग था। लेकिन हाँ, छवि के मामले में तो ठीक है, इतना लाभ तो हो ही जाता है कि भाई आप उनकी पोती हैं, तो वो तो है, आदमी आइडेंटिफाई भी करता है, आम आदमी। लेकिन अब जो लोग हैं वो समझदार हो गए हैं। अब गांव की मान लो लेडीज़ भी हैं, पहले सोनिया गांधी आई थी तो उनको दिखती थी इंदिरा गांधी उसमें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सब गांव की औरतें, इतना कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है, इतना इंटरनेट से और मोबाइल से इतना इन्फॉर्मेशन पहुंच गया आदमी के पास कि हर आदमी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है वो सोच पा रहा है, विचार कर रहा है। विचार कर रहा है तो वो उस बात को मान के नहीं चल रहा है कि मेरे पिताजी मानते थे या दादाजी मानते थे या समाज में कोई मानता था तो मुझे मानना चाहिए। जब तक कोई बात उसके गले नहीं उतरती वो मानता नहीं, तो उसका थोड़ा बहुत लाभ तो होगा, परिवार का लाभ तो होता ही है, हर किसी को होता है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए काफ़ी एसेट हैं। और जो कांग्रेस की कुंडली है उसमें भी शनि की दशा है, कांग्रेस को बदलाव लाना पड़ेगा। अगर बदलाव कांग्रेस नहीं लाएगी तो फिर कांग्रेस ऐसे ही पिटती रहेगी जैसे पिछले 10-12 साल से पिटती आ रही है। बड़े बदलाव की कांग्रेस को जरूरत है, और हाँ, प्रियंका गांधी से फायदा मिलेगा। आमूल चूल परिवर्तन अगर कांग्रेस नहीं करती तो फिर कांग्रेस, जीती हुई कांग्रेस हार जाती है, ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर सर अब बात कर ली जाए तो 2025 देश के किस सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है आईटी में भी, और उसमें भी ख़ास तौर से एआई वाला जो सेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें बहुत ज़बरदस्त क्रांति होने वाली है, और क्रांति हो ही रही है। इस तरह का भी सुनने में आ रहा है, बल्कि दिखता भी है कि जो हम देखते हैं, इसको हम दुनिया के हिसाब से देखते हैं, इसको देश के हिसाब से देखते ही हैं। इसको जब हम विश्व कुंडली बनाते हैं, जो हमने इस बार विश्व कुंडली बनाई थी, उस कुंडली में सूर्य जो है वही राजा है और वही मंत्री है। इसका मतलब है कि दुनिया की राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन एआई के थ्रू आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में एक नया बदलाव लाने वाला है, और यह बदलाव भारत में भी देखने को मिलेगा। जैसे अभी तक हम देखते थे कि मोबाइल से ही आदमी सब चमत्कृत हो रहे थे, अब वो मोबाइल तो पीछे की बात हो गई, मोबाइल में ही आदमी एआई का प्रयोग करके जो नई नई चीज़ें करेगा, तो मैं समझता हूँ हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। 2025 का जो साल है, ख़ास तौर से एक नए युग में दुनिया प्रवेश कर रही है। उसी में ऑफ कोर्स भारत भी कर रहा है, और भारत की जो सनातन परंपरा है इसका बड़ा महत्व पूरी दुनिया में बढ़ने लगेगा। सर, आपने एआई की बात की, टेक्नोलॉजी की तरफ देश जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और ऐसे में बड़ा बदलाव जो है वो देखा जाएगा। क्या इसके कोई नुकसान भी हो सकते हैं? एकदम इसके नुकसान तो नहीं देखने में मिलेंगे। इसके नुकसान जो होंगे लॉन्ग रन में होंगे। अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इसके जो नुकसान हैं वो आगे चलकर होंगे, उसके बदलाव अभी नहीं होंगे। और एक मैं आपको और बात बताऊं कि अभी मई 2025 से बृहस्पति जो है आकाश का, सोलर सिस्टम का, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और वो अतिचारी होने जा रहा है अगले 8 वर्ष के लिए। फिर उसके बाद 2036 से 2043 तक 16 वर्ष वो जुपिटर जो है फास्ट फॉरवर्ड होगा, अतिचारी होगा। फास्ट फॉरवर्ड होगा इसका मतलब ये है कि वो भाग रहा है अपनी राशि में, उसको 1 वर्ष रहना है, 5 महीने में भाग जाता है, दूसरी राशि में चाहता है, फिर पीछे आता है, फिर भागता है, तो ऐसे करेगा। ऐसा इसने किया था 2019 से लेके 2022 के बीच में। तो हमने पेंडेमिक देखा था, कोरोना देखा था, दुनिया में सब कुछ बदल गया था। हर बार तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बदलाव आएंगे।
तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम एक नए युग में ही जा रहे हैं, नए युग परिवर्तन की ओर में जा रहे हैं, और इसलिए उसमें एआई भी आ रहा है। तो एआई का कितना रोल होगा, क्योंकि एआई अभी तो बहुत शैशव अवस्था में है, अभी तो बहुत कम लोग जानते हैं, अभी तो सीख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब 4-5 साल बाद लोग सीख जाएंगे तब ये आतंक फैलाएगा, उससे पहले इसके आतंक फैलाने की स्थिति नहीं है, और तब तक जुपिटर भी, बृहस्पति भी बहुत आगे निकल चुका होगा। तो वो लंबा कार्य है, उसके लिए आप मुझे अलग से बुलाइएगा तो अलग से पूरा एपिसोड बृहस्पति क्या करेगा इस दुनिया में उसकी हम बात करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से बदलता युग नजर आ रहा है और जो बड़ा बदलाव देखा जा रहा है उसकी दिशा में आगे काफी कुछ नया देखा जाएगा, और उसको लेकर सावधानियां जो हैं वो भी बरतनी बहुत ज़रूरी होंगी। यहाँ पर हम बदलाव को लेकर बात कर रहे हैं सर, तो ऐसे में बॉलीवुड में भी काफ़ी कुछ बदलाव आया है, क्योंकि ओटीटी पर अब पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुके हैं, और ऐसे में जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो सितारे हैं बॉलीवुड के, अगर बात करें शाहरुख खान की, बात करें सलमान खान की, सभी चेहरे इस वक्त जो है वो कुछ दबे हुए से कहीं ना कहीं नजर आए हैं। इतना उभरता हुआ बॉलीवुड जो है अभी फिलहाल नहीं देखा गया। 2025 बॉलीवुड के लिए कैसा रहने वाला है, इन हस्तियों के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, इसमें बदलाव आएगा। ये जो हस्तियां हैं ये धीरे धीरे डिमिनिशिंग की ओर जा रही हैं, बुझती हुई हस्तियां हैं ये, इनका बहुत ज़्यादा रहने वाला नहीं है। 1-2 साल रहें सो रहें, लेकिन 2025 में नए चेहरे जो आएंगे वो ज़्यादा कमाल करेंगे, और नए चेहरों का वो ज़माना आ गया है। और इसलिए आपने बोला ओटीटी है, ये है, वो है, तो उसमें इनका अस्तित्व रहेगा। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल आउट हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी नए लोग आएंगे, और उनकी सबकी कुंडलियाँ तो मेरे पास है नहीं, तो मैं बता नहीं पाऊँगा। लेकिन इतना मैं पक्का से देख रहा हूँ कि ये बदलाव, अगर बदलाव आ रहा है, बृहस्पति में बदलाव आ रहा है और वर्ष कुंडली में बदलाव आ रहा है, तो इसका मतलब है हर जगह बदलाव आ रहा है। और सबसे ज़्यादा बदलाव जो नोटिस किया जाता है वो फिल्म इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स में नोटिस किया जाता है। तो उसी अनुपात में वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में आएगा, और ये जो पुराने जितने भी लोग हैं वो डिमिनिशिंग रिटर्न के मोड में है, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, उनके ऊपर जाने का अब कोई चांस रहा नहीं। तो अब भाग्य नए चेहरों का चमकता हुआ नजर आएगा आने बहुत वाले अच्छा, समय बहुत में। अच्छा होगा। तो नए चेहरे अब चमकेंगे, बहुत 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 बढ़िया चमकेंगे, और उनके लिए एक ये अच्छा समय है। और हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बिल्कुल। ना एक्टिंग में कमी है, ना डांसिंग में कमी है, ना सिंगिंग में कमी ये है। हम आजकल देख ही रहे हैं, अपने मोबाइल में देख लेते हैं, क्योंकि अब सभी के हाथ में टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, और ये जो टैलेंट है जो इतने वक्त से देखा नहीं गया, इस उभरती हुई टेक्नोलॉजी के साथ ही जो है इन लोगों का टैलेंट पे उभरने लगा है, जो साफ तौर पर अब देखा जा रहा है। और ऐसे में इसी के चलते बॉलीवुड जो है अब कुछ फीका नजर आने लगा है। बल्कि ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जो छोटे शहर हैं वहाँ से जो लोग हैं वो ज़्यादा उभर के आ रहे हैं। बड़े शहरों के लोग तो उतने कॉम्पिटिटिव नहीं होते, उनको लगता है कि हम तो ऑलरेडी बहुत बड़े हैं। लेकिन जो छोटे शहर का आदमी होता है उसको लगता है, उसके अंदर एक कंपटीशन की भावना है कि यार मैं एक छोटे शहर से हूँ, मैं बड़े शहर के लोगों से कैसे कॉम्पीट करूँगा। तो वो तैयारी वो करता है, तो वहाँ वहीं के लोग आते हैं। जब भी आप देखते हैं, चाहे सिंगिंग का कंपटीशन देखें, डांसिंग का देखें या और कंपटीशन देखें, तो उसमें वो लोग हमें दिखते हैं। बिल्कुल सर, इसी के साथ अगर अब बात कर लें, क्या 2025 में देश में कोई महामारी का कुछ नजर आएगा, या फिर इस बार कुछ स्वास्थ्य को लेकर देश के ऊपर कुछ खासा ऐसा बुरा प्रभाव नहीं देखा जाएगा? क्योंकि कोरोना काल जब देखा था उसके बाद जो तस्वीर देखी गई वो काफ़ी कुछ बदली थी देश की। देखिए, जब भी कोई बीमारी आती है वो ऐसा बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो तो होता है, लेकिन प्लैनेट्स डोंट रिपीट देमसेल्फ। ग्रह अपने को रिपीट नहीं करता, उस राशि में तो आता है लेकिन वैसा नहीं होता। तो ऐसी कोई महामारी नहीं आएगी। जो भी कोई बीमारियां तो आती रहती हैं, अगर बीमारी आएगी तो उसका इलाज भी वहीं का वहीं होगा, तो इलाज भी होगा। और दूसरा क्या है कि हम ऑल्टरनेटिव इलाज की तरफ जा रहे हैं, चाहे उसमें आयुर्वेद हो, चाहे उसमें योगा हो, चाहे उसमें होम्योपैथी हो या नेचुरोपैथी हो। तो वो जो एरिया है उस एरिया में लोग ज़्यादा जाएंगे, बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स जाएंगे जो ऑलरेडी एमडी वगैरह हैं, एमएस हैं। वो लोग भी इसमें जो ऑल्टरनेटिव साइंसेस हैं उसकी तरफ उनका झुकाव होगा। वहाँ से वो बल्कि ना केवल आपका बीपी कम करेंगे, बल्कि बीपी के सिम्टम कम करेंगे। आता कहाँ से? जैसे होम्योपैथी होता है,
होम्योपैथी जड़ों को ही खत्म करने की कोशिश हाँ, की या जाएगी, बीमारी की जड़ को। आयुर्वेद जो होता है, हाँ। तो वहाँ पर एक नया नया ट्रेंड हमको इस देश में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी बदलते वक्त के साथ जो हमारा खान पान बदला है, उसके साथ बीमारियां भी चारों तरफ नजर आती करेक्ट हैं, करेक्ट बीमारियां भी बढ़ी हैं, तो ऐसे में उनकी जड़ तक जाना भी बहुत जरूरी है। करेक्ट। तो इस दिशा में जो है भारत काम करता हुआ नजर आएगा, तो ये बिल्कुल एक नजर बहुत आएगा। अच्छी चीज हाँ, तो रहेगी। ये क्योंकि और जब हम बोलते हैं योग परिवर्तन, इसका मतलब है कि ग्रहों की चाल बदल जाती है। बिल्कुल। अगर बृहस्पति, मैं बोल रहा हूँ कि 16 साल के लिए अतिचारी हो रहा है, इसका मतलब ये बृहस्पति बहुत जल्दी बदलाव करने वाला है। बदलाव कहाँ करेगा? फाइनेंस में करेगा, हेल्थ में करेगा, एजुकेशन में करेगा, धर्म में करेगा, स्पिरिचुअलिटी में करेगा, योग में करेगा और दर्शन में करेगा। तो ये जितने एरियाज हैं उन सब में बदलाव आएगा, तो आपकी सोच में बदलाव आएगा, थिंकिंग बदलाव आएगा। तो एक जो सामूहिक बदलाव आता है, कलेक्टिव बदलाव, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कुल मिलाकर पॉजिटिव रहने वाला है पॉजिटिव रहने वाला, 2025 साल। बिल्कुल पॉजिटिव रहने वाला है। और जो लोग खुले दिमाग के होंगे वो जल्दी समझेंगे, और जो तंग दिमाग के होंगे उन्हें मुश्किल होगी समझने में। उनके लिए साल 2025 में थोड़ा कष्टदायी हो सकता है, तो ऐसे में आपको अपनी सोच को थोड़ा सा और ज्यादा दायरे बढ़ाना को चाहिए, बढ़ाना हाँ। होगा, ताकि आप थोड़ा आसानी से इन सभी चीजों पुरानी का लाभ सोच उठा से सकें। काम नहीं चलेगा। सोच आपकी सामयिक होना चाहिए, समय के अनुसार होना चाहिए। बिल्कुल नया युग, नए विचार, नई धारणा। करेक्ट इसी के करेक्ट साथ करेक्ट। सर, आपने बात की अभी कि धर्म को लेकर भी काफी बदलाव आएगा। फिलहाल अगर हम बात कर लें तो विदेश नीति को लेकर हम बात करें, बांग्लादेश को लेकर हम बात करें, बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, जो हालात बने हुए हैं, सनातन के साथ जो हो रहा है वहां पर, इसको लेकर 2025 में कुछ बदलाव देखा जाएगा क्या, और कैसा बदलाव देखा जाएगा? देखो, बांग्लादेश जो बना उसके बनने में ही गड़बड़ थी। जब से बना है वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है, अगर आप देखें तो वो उसके बनने में ही मुजीबुर रहमान तो जो कर करा गए वो तो ठीक है। मेरे पास अपनी कुंडली है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी जो कुंडली है मेरे पास में, वो है इधर है, इसमें है, ये बांग्लादेश की कुंडली है। ये जो कुंडली है ये है वृश्चिक कुंडली है, और यहाँ पर शनि है और इधर क्या नाम है, बुध और वगैरह वगैरह हैं। तो अभी इनको चंद्रमा की दशा चलती है, तो वहाँ पर जो है चंद्रमा का मतलब ये होता है कि भावनाएं, आप भावनाएं भड़का दो तो मासे तैयार हो जाते हैं कुछ भी करने को। आप किसी के खिलाफ भड़का दो, बिल्कुल। मन ही तो है, मन को आप इधर मुड़ दो तो मन इधर मुड़ जाता है, मन को उधर मुड़ दो तो उधर मुड़ जाता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो मन को दूषित कर दो, तो यहाँ पर वहाँ के लोगों का जो मन है वो दूषित हो रखा है। तो एक तो सरकार बदली, वो तो चलो किसी कारण से बदली, ठीक बदला होगा उन्होंने। उसके बाद में अभी भी वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, उसको नहीं होना चाहिए और उसका विद्रोह करना चाहिए। और इसका जो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो नीच का है, इसका मतलब है आने वाले दिनों में इनकी, बांग्लादेश की और बदनामी होने वाली है, और विश्व के लोग भी इसको कंडेम करेंगे, और अगर ये नहीं मानेगा तो इनके ऊपर कुछ सैंक्शन भी लग सकती है। अच्छा। हाँ, इनको रोकना पड़ेगा, जो भी अत्याचार कर रहे हैं माइनॉरिटी के प्रति, इनको रोकना पड़ेगा। अगर ये नहीं रोकेंगे तो बाहर के जो भी पावरफुल देश हैं, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, रशिया हो, जो भी हो, वो इनको वो मदद नहीं देंगे और इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, और प्रेशर से इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे शायद नहीं मानेंगे, बिल्कुल, ये शराफत से नहीं मानेंगे। तो इनको प्रेशराइज करना पड़ेगा, इनको प्रेशराइज करेंगे तब फिर इनको झुक के मानेंगे। तो वहाँ पर हिंदुओं के हालात बेहतर होंगे 2025 में? बेहतर होंगे, क्योंकि इनके ऊपर जब तक इनको डंडा नहीं चलाया जाएगा, यानी प्रेशर नहीं डाला जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। तब तक बात नहीं बनेगी, तो अब वो अपने एक्शन आप बहुत जरूरी है। अपने आप नहीं मानेगी, अपने आप नहीं मानेगी। ये वो क्या बोलते हैं, कौन से भूत होते हैं, डंडे के भूत, लातों के भूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये बातों से नहीं मानेंगे, ते बातों से नहीं मानने वाले, बिल्कुल ठीक पाकिस्तान की तरह। हाँ, तो बात और नहीं अभी मानेंगे। आपने जैसे सर बात की कि बांग्लादेश की शुरुआत ही गलत हुई थी और शुरुआत से कुछ ना कुछ होता रहा है। ऐसे में मुझे अब याद आ रहा है कि पाकिस्तान को लेकर हम बात कर ले। पाकिस्तान और भारत जब आजाद हुआ था तो आधे घंटे का, कुछ समय का ही, कुछ पलों का ही जो है फासला था, क्योंकि 14 अगस्त और 15 अगस्त आधे घंटे का कुछ डिफरेंस था। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के हालात देखिए, भारत के हालात देखिए। भारत लगातार तरक्की की तरफ जाता नजर आ रहा है, पाकिस्तान
जिसके हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर इस वक्त हैं। और ऐसे में पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान लगातार बर्बाद होने की कगार पर नजर आ रहा है। और ऐसे में जो फासला है आज़ादी के वक्त का, जिस तरीके से दोनों देश आज़ाद हुए थे, तो क्या इतने समय से भी प्रभाव पड़ता है क्या भाग्य पर? मैं आपको एक और बात बताऊं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगी। 13 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत को आज़ाद करने को तैयार थे। उन्होंने बोला कि हम आपको आज आज़ादी देंगे। इस बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो हमने हमारे पहले राष्ट्रपति थे, वो और उन लोगों ने ज्योतिषियों को, जो उस समय के महत्वपूर्ण ज्योतिषी थे, उसमें उनके नाम भी हैं, उनसे उन्होंने परामर्श दिया। उन्होंने कहा आज के दिन तो आज़ादी लेने का कोई मतलब नहीं है, हम आज़ादी लेंगे तो कल लेंगे, यानी 14 अगस्त को लेंगे, 13 को नहीं लेंगे। और उसमें भी हम दिन में नहीं लेंगे, हम मध्य रात्रि में लेंगे, जिसको हम अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। रात के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है, दिन के 12 बजे भी होता है, 24-24 मिनट का होता है। तो 12 बजे से मध्य रात्रि में, उससे पहले 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद अभिजीत मुहूर्त होता है। अभिजीत मतलब शुद्ध मुहूर्त। ऐसा ही दिन में दोपहर के वक्त 12 बजे से पहले, 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद में ऐसा होता है। उन्होंने बोला हम इस समय आप लेंगे। और उसके लिए उन्होंने जो समय चुना वो वृष लगन का चुना। इसी बीच उधर पाकिस्तान को तो बहुत जल्दी थी, जिन्ना को बहुत जल्दी थी, वो अपना फटाफट चाहते थे। तो उन्होंने 11:30 बजे उसी दिन, यानी 14 तारीख को 11:30 बजे अपने देश को आज़ाद किया। और वहाँ पर उनको जो लग्न बना वो मेष बना, और मेष बना, और सारे ग्रह जो थे